सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे लेयर्स और ब्रॉयलर्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पोल्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। पोल्ट्री में हमने समझ लिया कि पोल्ट्री क्या होती है। इसमें हमारे पास बर्ड्स आते हैं, एग लेइंग बर्ड्स होते हैं जिनसे हमें मीट मिलता है, एग मिलता है। और फिर हमने इसमें हैंस की ब्रीड के बारे में समझा था कि हैंस की कौन कौन सी ब्रीड हो सकती है। तो इंडिजीनियस देखा था, एक्सोटिक ब्रीड देखा था और क्रॉस ब्रीड देखा था। अब हम आज आके बात करेंगे, दो स्पेशल यहाँ पे हमारे पास टॉपिक हैं। एक है लेयर्स और दूसरे हैं ब्रॉयलर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेयर्स। आप में से किसी को कोई डाउट रहे तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लेयर्स लेयर्स में हमारे पास हैन आती हैं और इसमें वो हैन आते हैं जो क्या करते हैं, जिनका एग प्रोडक्शन इनका इंक्रीज है, मतलब ये ज्यादा एग प्रोडक्शन करते हैं, तो इनको कंसिडर किया जाता है लेयर्स के अंदर। और दूसरा है ब्रॉयलर। ब्रॉयलर्स में हमारे पास बर्ड्स आते हैं या चिकन आते हैं, वो जो कि 6 से 7 वीक्स के अंदर ही क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। मतलब इनका साइज बहुत ही तेजी से जल्दी से बढ़ता है। ये डिफरेंस है लेयर्स और ब्रॉयलर्स में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो कुछ इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेयर और ब्रॉयलर्स में डिफरेंस पूछा जाएगा। तो आप डिफरेंस फॉर्म में ही बनाएंगे इसको। एक तरफ आप लिखेंगे लेयर्स, दूसरी तरफ आप लिखेंगे ब्रॉयलर। और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेयर्स में लिखेंगे। तो लेयर्स की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, these are फीमेल फाउल। फीमेल फाउल जिसे बोलते हैं हम लोग हैंस, फॉर रेज्ड एग प्रोडक्शन। इसमें एग प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और ब्रॉयलर्स की अगर बात करेंगे तो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स को अगर समझेंगे तो these are birds which grow about 7 to 8 weeks. These are birds which grow about 7 to 8 weeks. ये 7 से 8 हफ्तों में ग्रो कर जाएंगे। तो इनका जो बॉडी वेट होगा ज्यादा होगा, हाई बॉडी वेट। तो इसमें तो मीट कंटेंट बढ़ेगा, इसमें एग प्रोडक्शन बढ़ेगा। और यदि हम डिफरेंस देखें कि लेयर और ब्रॉयलर्स, लेयर एंड ब्रॉयलर्स में और क्या डिफरेंस होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि जो लेयर्स हैं ये सेक्सुअली मैच्योर हैंस होती हैं। तो दीज आर सेक्सुअली मैच्योर हैंस। और जो ब्रॉयलर्स हैं, अब यदि इनकी बात करें तो ये फास्ट ग्रोइंग डक होते हैं। दीज आर फास्ट ग्रोइंग डक, ये फास्ट ग्रोइंग डक होते हैं। इसके अलावा जो हम आगे बात करेंगे, अगर लेयर्स को समझेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेयर्स हैं ये गुड एग या गुड क्वालिटी के एग प्रोड्यूस करते हैं।
they are required for good egg, ठीक है। और यदि हम इनकी बात करेंगे ब्रॉयलर्स की, तो जो ब्रॉयलर्स हैं इनका जो मीट है वो प्रोटीन, फैट और विटामिन रिच होता है। देयर मीट इज प्रोटीन, फैट एंड विटामिन। और विटामिन में कौन सा? विटामिन में है विटामिन ए एंड के रिच, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस आपका लेयर्स और ब्रॉयलर्स में। ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, आने चाहिए। तो हमने लेयर्स और ब्रॉयलर्स के बारे में समझ लिया। तो यहाँ पर हमारा लेयर्स और ब्रॉयलर्स कंप्लीट हो जाता है। और अब हम समझते हैं कि जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या डिजीज मैनेजमेंट किस तरह से होता है पोल्ट्री में। जी दीपक बोलिए, बोलिए दीपक। तो ये हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद ब्रॉयलर्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कि भाई पोल्ट्री केयर कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अब हेडिंग देते हैं पोल्ट्री केयर। पोल्ट्री केयर, पोल्ट्री केयर की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि पोल्ट्री केयर की जरूरत क्यों है। तो गुड क्वालिटी के बर्ड्स या गुड क्वालिटी का हमें यदि एग और मीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें पोल्ट्री केयर करना होगा। तो पोल्ट्री केयर में हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहली बात, चलिए, तो पोल्ट्री केयर की अगर हम बात करें, पोल्ट्री केयर में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर पोल्ट्री केयर फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। हम कुछ स्टेप कर सकते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहला हम टेकिंग केयर ऑफ सुपीरियर या फिर गुड क्वालिटी ब्रीड, अच्छी क्वालिटी का ब्रीड रखेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे हम इसके में? प्रोवाइड बेटर फूड, बेटर फूड प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा क्या करेंगे? मेंटेन दी हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इसमें? मेंटेन दी हैबिटेट क्लीन, और टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। मेंटेन दी टेम्परेचर। इसके अलावा रेगुलर विजिट ऑफ डॉक्टर, और
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करेंगे डिजीज का, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज को प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट के लिए। तो ये हमने समझ लिया पोल्ट्री केयर मैनेजमेंट। अब पोल्ट्री केयर में हम डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम यह समझ लेते हैं डिजीज मैनेजमेंट। तो देखिए डिजीज मैनेजमेंट कैसे करेंगे। डिजीज मैनेजमेंट के लिए यदि हम समझें तो डिजीज मैनेजमेंट में सारी चीजें यही रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेइंग करेंगे डिसइंफेक्टेंट का रेगुलर इंटरवल पे। जो इनका हैबिटेट है उस हैबिटेट में डिसइंफेक्टेंट को रेगुलरली एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में क्या करते रहेंगे, उसको स्प्रे करते रहेंगे। तो स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट at regular interval। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, इसमें हम सैनिटाइजेशन करेंगे इनके लिविंग एरिया को, सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन ऑफ देयर लिविंग एरिया। जहाँ पे बर्ड्स को रखा हुआ है उनके लिविंग एरिया को सैनिटाइज करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे बर्ड्स को। वैक्सीनेशन मस्ट बी गिवन इसको दी जाएगी टू दी बर्ड। वैक्सीनेशन देंगे और हर एक एनिमल को वैक्सीनाइज करने के बाद उसको क्या करेंगे, इम्यूनाइज बना देंगे, ताकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो सके। इम्यूनाइज होने का मतलब उसकी बॉडी में इम्यूनिटी बन सके। तो हम यहाँ लिख देंगे जो हर एक एनिमल है वो कैसा होना चाहिए, इसमें एवरी एनिमल या आप बर्ड लिख सकते हो, शुड बी एवरी बर्ड शुड बी वैक्सीनेटेड। हर एक बर्ड वैक्सीनेटेड होना चाहिए एंड इम्यूनाइज्ड होना चाहिए, इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट हर एक जो एनिमल है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए और इम्यूनाइज्ड होना चाहिए। तो इस तरह से हम पोल्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया पोल्ट्री मैनेजमेंट। हमने पोल्ट्री पढ़ लिया, हमने डेयरी पढ़ लिया। अब पोल्ट्री और डेयरी को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अब हम वो चीज समझ लेते हैं कि क्या कॉमन थिंग्स है पोल्ट्री और डेयरी के अंदर। ये आपने पॉइंट सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं अब हम पढ़ते हैं कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर पोल्ट्री एंड डेयरी। पोल्ट्री और डेयरी में
कॉमन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो पोल्ट्री और डेयरी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तो इसमें 3 मेन बातें हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली जो चीज है दोनों के अंदर कॉमन है वो है प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर शेल्टर, इट्स हाइजीन, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, हाइजीन हो, एंड प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट और एयर प्रॉपरली वहां अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, जो फीडिंग हैबिट्स है, मतलब जो फूड हो गया और वाटर हो गया वो सब क्लीन होना चाहिए। तो फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन, ये दोनों के लिए कॉमन है। इसके अलावा थर्ड थिंग क्या है, हेल्थ केयर जो है उसमें वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी कि वैक्सीनेशन लिख देते हैं, वैक्सीनेशन। और ये किस लिए है, मेंटेन हेल्थ केयर। ये 3 कॉमन पॉइंट हैं जो पोल्ट्री और डेयरी दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो इसी के साथ हमने अपना पोल्ट्री भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास एक पोर्शन रह जाता है, 2 पोर्शन रह जाते हैं, जिसमें एक है फिशरीज और दूसरा है आपका बी कीपिंग, एपीकल्चर। तो अब हम लोग थर्ड थिंग शुरू करेंगे और वो है फिश प्रोडक्शन। चलिए तो इसको रब कर देते हैं और ना इसके नीचे से ही शुरू कर देते हैं, फिश प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन को हम लोग फिशरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिशरीज। तो फिशरीज का मतलब क्या होता है, फिशरीज में हम फिशेस को टेकिंग केयर करते हैं फॉर फूड सोर्स के रूप में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस टेकिंग केयर ऑफ फिशेस, इसे हम मत्स्य पालन या मछली को पालना भी कहते हैं। और यदि हम फिशरीज की बात करेंगे तो फिशरीज जो है ये 2 तरह की हो सकती है, और ये डिपेंड करती है किस पे, ये 2 टाइप की है। इसके अगर टाइप्स देखेंगे हम तो ये 2 तरह की है, और इसको डिवाइड किया गया है कि आप फिशेस को कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, कहाँ से पकड़ रहे हैं, उसके बिहाफ पे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो फिशेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और ये है, एक तो हम अगर फिश को कैप्चर कर रहे हैं तो कैप्चर फिशरिंग, कैप्चर फिशरीज, और दूसरा कहलाता है उसको ग्रो कराना, कल्चर फिशरीज। 2 तरह की हैं, कैप्चर फिशरीज और कल्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज में हम क्या करते हैं, फिशेस को कैच करते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज से। तो हम इसमें लिख सकते हैं कैप्चर फिशरिंग के अंदर, इन दिस फिशेस कैच फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडी। यदि अगर हम कल्चर फिशेस की बात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम फिशेस को
ग्रो कराएंगे या हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस करेंगे, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस। इन दिस growing and harvesting of fishes, इसमें इनको ग्रो या हार्वेस्ट किया जाता है। इसको एक नाम और दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग फिश फार्मिंग भी बोलते हैं, फिश फार्मिंग, या फिर इसको पिस्की कल्चर भी बोला जाता है, पिस्की कल्चर। और जो ये है ना आपका कल्चर फिशरिंग, ये आपका जो कल्चर फिशरिंग है ये आपका कैसा होता है, ये आपका आर्टिफिशियल हो सकता है। इस चीज को हम आगे समझेंगे। अब देखो, यदि हम कैप्चर फिशरिंग की बात करें तो कैप्चर फिशरिंग में हमारे पास दो आते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है फ्रेश वाटर फिशरिंग, फ्रेश वाटर, या इसको बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। और सेकंड है मैराइन वाटर या मैराइन फिशरीज, मैराइन फिशरीज। अब देखो आपको पता चल रहा है नाम से ही, यदि जो फ्रेश वाटर से मछलियों को हम पकड़ेंगे तो वो कहलाएगा आपका फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशरिंग, और यदि मैराइन वाटर से उन्हें कैप्चर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा मैराइन वाटर या मैराइन फिशरीज। और जो कल्चर फिशरीज है, कल्चर फिशरिंग में भी दो हैं, आप आगे बना लीजिएगा, ठीक है। कल्चर फिशरिंग में भी दो हैं, और कल्चर फिशरिंग में हमारे पास आ जाएगा एक वही फ्रेश वाटर फिशरिंग, सेम एक हो जाएगा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर को बोलते हैं हम लोग एक्वा कल्चर, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा मैराइन वाटर, जिसे बोलते हैं मैराइन कल्चर। तो दो हो गए हमारे पास, मैराइन कल्चर और एक्वा कल्चर, ये हो गए कल्चर फिशरिंग के। तो यहां तक समझ में आ गया, ये फ्लो चार्ट आप लोग बनाएं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हम जो फिशरीज हमने समझी हैं उसके बारे में हम वन बाय वन समझते हैं, और ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी फिशेस आती हैं। तो नंबर वन हम देखते हैं मैराइन फिशरीज। मैराइन फिशरीज क्या होगा, जिसमें हम फिशेस को कैप्चर करेंगे, कहाँ से, इसमें हम फिशेस को कैप्चर करते हैं मैराइन से। तो इसमें लिख लीजिए आप, इन दिस फिशेस कैप्चर फ्रॉम सी, या फिर मैराइन वाटर से इनको कैप्चर करेंगे। तो इसके यदि आप एग्जांपल देखें कि इसमें कौन कौन सी फिशेस आती हैं, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा टूना, टूना आ जाएगा, इसके अलावा सार्दीन्स आ जाएगा। ये फिशेस के नाम है, टूना, सार्दीन्स, और एक आ जाएगा बॉम्बे डक, बम्बई में देखी जाने वाली मछली, बॉम्बे डक आ गया, ठीक है। ये सब हो गए आपकी मैराइन फिशरीज। मैराइन फिशरीज के बाद सेकंड हमारे पास आता है मैरी कल्चर। मैरी कल्चर क्या होता है, मैरी कल्चर मतलब मैराइन कल्चर। इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम, मैराइन वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, फिशेस को ग्रो कराएंगे। तो इसमें हम बोल सकते हैं इन दिस ग्रोइंग ऑफ फिशेस इन मैराइन वाटर,
इसमें हम मैराइन वाटर के अंदर फिशेस को ग्रो कराते हैं। इसका अगर हम देखेंगे एग्जांपल, इसमें कौन कौन सी फिशेस आ जाएंगी। इसमें आपके पास आ जाएगा भटकी या भैटकी, भैटकी हो गया। इसके अलावा मुलेट्स हो गया, भैटकी, मुलेट्स। और इसके अलावा फिशेस के अलावा इसमें प्रॉन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, प्रॉन्स क्या होते हैं, ये इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं प्रॉन्स। प्रॉन्स होगा, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास आता है मैरीकल्चर के बाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशरिंग। अभी मैं डाउट लेता हूँ, ये बता दूं फिर डाउट लूंगा आप लोग। फ्रेश वाटर, इसको बोलते हैं हम लोग इनलैंड फिशरीज। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर फिशेस को हम कैप्चर करते हैं फ्रेश वाटर से। इन दिस कैप्चर ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर। और अगर इसके एग्जांपल देखेंगे, इसमें कौन कौन सी फिश आ सकती हैं, फ्रेश वाटर से हमें कौन कौन सी फिशेस मिलती हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपका मिल जाएगा बामू, बामू हो गया। इसके अलावा कतला हो गया, रोहू हो गया। ठीक है, ये सब होगा। इंडियन फिशेस नहीं है, बामू, कतला, रोहू भारत में पाई जाने वाली मछलियां हैं। और एक आपके पास फोर्थ आता है एक्वा कल्चर। इसमें क्या करते हैं, इन दिस फिशेस आर ग्रोन इन फ्रेश वाटर मीडियम। इसमें फिशेस को फ्रेश वाटर मीडियम के अंदर ग्रो करा जाता है। एग्जाम्पल इसके कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने चार तरह की फिशरिंग समझ ली। एक समझ लिया हमने मैराइन फिशरीज, दूसरा मैराइन कल्चर। एक तो मैराइन फिशरिंग हो गया यानी कि मछलियों को पकड़ना, और दूसरा हो गया मैरी कल्चर यानी कि मछलियों को ग्रो कराना। एक हो गया फ्रेश वाटर फिशरिंग, इनलैंड फिशरिंग, फ्रेश वाटर से मछलियों को पकड़ना। और दूसरा हो गया एक्वा कल्चर, जिसमें हम फ्रेश वाटर के अंदर मछलियों को ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब ये सारे पॉइंट आप लोग लिखें और हम लोग, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई एक ही जगह पे, एक ही एरिया में जब हम कई सारी या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस को ग्रो कराएं, तो उस तरह का जो सिस्टम है वो कहलाता है हमारा कॉम्पोजिट फिश कल्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिट फिश कल्चर, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्पेशल वन है, तो हेडिंग देंगे हम लोग कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर। देखिए, फिश कल्चर का मतलब होता है फिशेस को ग्रो कराना, और कॉम्पोजिट का मतलब है जब हम डिफरेंट स्पीसीज को, अलग अलग स्पीसीज की फिशेस को जो अलग अलग एरिया से ली गई हैं, उन सब को एक जगह पर ग्रो कराएं, सेम हैबिटेट में ग्रो कराएं, तो वो कहलाएगा कॉम्पोजिट फिश कल्चर। तो कॉम्पोजिट फिश कल्चर की आप डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग दीजिए कॉम्पोजिट फिश कल्चर और इसकी डेफिनेशन लिखिए। इन दिस टाइप ऑफ fish farming, in this type of fish farming, in this type of fish farming, fishes of different species, fishes of different species which has different, which has different
feeding habits, which has different feeding habits and habitats and habitats are cultured या फिर grown in the same pond या area, same pond या area is called composite fish culture, is called composite fish culture। ठीक है, तो ये कहलाया composite fish culture। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, एक मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ये आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए अब आप यहाँ पे, पेयर में ही करना है, ठीक है, इसी के नीचे करना है। लिखिए क्वेश्चन, गिव दी advantages of composite fish culture। composite fish culture के एडवांटेज क्या है ये लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 एडवांटेज आपको मिल जाएंगे और आंसर कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 70 पे मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन। ये करने के बाद 4 पॉइंट लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उतनी जगह छोड़ दीजिएगा। एक सेकंड क्वेश्चन और आप करेंगे, लिखिए, गिव दी डिसएडवांटेजेस ऑफ composite fish culture। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 71 पे, फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ की आपको मिल जाएगा 5वीं लाइन में, आपके मॉड्यूल में देखिएगा, ठीक है, ये मॉड्यूल के अंदर आपको देख के लिख लेने हैं। और जो भी डाउट रहेंगे वो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ये कवर करेंगे आप लोग, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका, यानी कि कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसका लास्ट टॉपिक रह गया है बस अब बी कीपिंग। तो कल की क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो 30 तारीख को टेस्ट है उस टेस्ट में यही चैप्टर आएगा, आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिए यूनिट टेस्ट की अपने, और 30 तारीख वाले टेस्ट में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट आएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक रखते हैं हम क्लास को, बाकी कंटिन्यू